बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम आगे अपना टॉपिक लेंगे, वो है दृढ़ पिंड। वह पिंड जिस पर बाह्य बल आरोपित करने पर भी उसके अंदर उपस्थित जो कण हैं उन कणों के बीच आपेक्षिक जो दूरियां हैं उन दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के पिंड को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं। लेकिन प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होता है। लेकिन प्रकृति में कोई भी जो पिंड है पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होता है। घूर्णन गति किसी पिंड की किसी अक्ष के सापेक्ष कोणीय गति को ही हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। कोणीय वेग की बात करें, ओमेगा वेक्टर, कोणीय वेग को हम ओमेगा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एकांक समय में तय किया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया कोणीय वेग एकांक समय में जो है तय किया गया कोण ही क्या कहलाता है? हमारे कोणीय वेग कहलाता है। इसे जो है हम ओमेगा वेक्टर के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये जो है कोणीय विस्थापन हो गया डी थीटा के रूप में। इसकी यूनिट बनेगी हमारे पास रेडियन पर सेकंड के रूप में। बात करें कोणीय त्वरण की, तो कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण। तो जिस तरह से हम वहाँ कहते थे रेखीय गति में कि रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते थे? रेखीय त्वरण कहते थे। तो इसी तरह से जो है यहाँ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण को एल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी के रूप में हमारे पास होता है। तो एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी के रूप में ये हमारे पास बनता है। बात करते हैं हम कोणीय संवेग की। किसकी बात करेंगे हम? कोणीय संवेग। जिस तरह से रेखीय संवेग होता है उसी तरह कोणीय गति में, एंगुलर मोमेंटम में जो है कोणीय संवेग रहता है। तो एक पार्टिकल है, ये एक्स वाई अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है। यहाँ कोई इस में कोई बिंदु P, पार्टिकल P उपस्थित है। इस बिंदु P की जो मूल बिंदु O है, इससे दूरी का जो स्थिति सदिश है वो है r वेक्टर, और इसका जो संवेग है p वेक्टर इज इक्वल टू m v वेक्टर के रूप में है। तो इसके कोणीय संवेग की हम बात करें तो कण तंत्र का वह कोणीय संवेग होता है जो किसी अक्ष के सापेक्ष सभी कणों के रेखीय संवेग आघूर्ण के योग के बराबर होता है। तो कोणीय संवेग सभी कणों के जो रेखीय संवेग आघूर्ण है उनके योग के बराबर होता है। इसे कण तंत्र का कोणीय संवेग कहते हैं। और कोणीय संवेग को जो है जे वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जे वेक्टर के द्वारा हम कोणीय संवेग को करते हैं प्रदर्शित, और रेखीय संवेग को जो है हम पी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी हम पढ़ रहे थे, ये रेखीय संवेग था। कोणीय संवेग को जे वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे हम देखेंगे जे वेक्टर और पी वेक्टर में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो जो कोणीय संवेग है और रेखीय संवेग पी वेक्टर है, इनके मध्य ये इस प्रकार से संबंध रहता है कि जे वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। आयवेय कण की बात करें कि उस पिंड में उपस्थित कोई आयवा कण है, तो आयव्य कण का जो कोणीय संवेग होगा, तो आयव्य कण की बात करेंगे तो इन्हें आई से लिख देंगे। तो जे आई वेक्टर आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर, ये इक्वेशन फर्स्ट। और संपूर्ण पिंड के कोणीय संवेग की यदि हम बात करें तो संपूर्ण पिंड का जो कोणीय संवेग है वो हो जाएगा जे वेक्टर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n जे आई वेक्टर। तो आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर, और p
इज इक्वल टू एम वी होता है, तो आर आई क्रॉस एम आई वी आई वेक्टर के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है हमारा कोणीय संवेग इसका रहता है। बात करते हैं कणतंत्र में बल आघूर्ण की, यानी कि टो वेक्टर की बल आघूर्ण टो वेक्टर। जिस प्रकार से रेखीय गति में बल होता है, इसलिए यहाँ कोणीय गति में जो है हम बल नहीं लेकर के उससे क्या लेते हैं, बल आघूर्ण के रूप में लेते हैं। तो एक्स वाई अक्ष के अनुदिश कोई पार्टिकल है, पिंड है, उसमें कोई कण है बिंदु P पर, बिंदु P पोजीशन पर एक कण उपस्थित है। तो इस कण की मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है वो r वेक्टर के रूप में है, और इस डायरेक्शन में इस पर लगने वाला जो बल है वो F है। तो ये F बल हो गया। तो कणतंत्र पर बल आघूर्ण किसी अक्ष के सापेक्ष सभी कणों पर लगने वाले बलों के आघूर्ण के योग के बराबर होता है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, किसी अक्ष के सापेक्ष सभी कणों पर लगने वाले आघूर्णों के योग के बराबर होता है। इसे कणतंत्र का क्या कहते हैं, हम बलाघूर्ण कहते हैं। तो और इसे जो है टो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, टो बलाघूर्ण को प्रदर्शित करता है। तो टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के रूप में जो है बलाघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात की हमने कोणीय संवेग की, तो कोणीय संवेग को जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इसी तरह बलाघूर्ण की बात करें तो टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हो गया। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला हम बनाते हैं इन दोनों को ध्यान में रखने के लिए, रफ। क्या फॉर्मूला है, रफ, यानी कि आर र से आर और एफ से पी वेक्टर और एफ वेक्टर। तो जे जब जहाँ भी हमें ध्यान रखना हो कि टो वेक्टर और जे वेक्टर यानी कि कोणीय संवेग और बलाघूर्ण की का मान कितना होगा, ध्यान में नहीं रहता कई बार, तो रफ के फॉर्मूले से ध्यान रखें, आर र से आर और फ से पी वेक्टर या एफ वेक्टर। तो आयव्य कण की बात करते हैं, तो आयव्य कण के लिए बलाघूर्ण वही टो आई इज इक्वल टू आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर। संपूर्ण पिंड के बलाघूर्ण की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू 1 to n, इसका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे 1 to n टो आई वेक्टर। तो टो वेक्टर टो इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ आई वेक्टर। ये हमारे पास जो है संपूर्ण पिंड के लिए बलाघूर्ण हमें फाइंड आउट हो जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं कोणीय संवेग जे वेक्टर तथा बलाघूर्ण टो वेक्टर के मध्य क्या संबंध रहता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जे आई वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर, ऐसा होता है। इसे देते हैं हम इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, जे वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 to n, जो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये थी, जे वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 to n आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू टी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेते हैं, अवकलन लेंगे। तो टी जे वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डी बाई डी टी आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर, यानी कि एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का पहले वाले का अवकलन कर दिया, प्लस इसको अब हम आर आई को कांस्टेंट रखते हैं और पी आई वेक्टर का क्या कर दिया, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डी पी आई अपॉन डी टी को हम जो है एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है।
और स्थिति में परिवर्तन की दर को हम वेग वी आई वेक्टर से लिख सकते हैं, और पी आई वेक्टर को मैं द्रव्यमान और रेखीय वेग के गुणनफल के रूप में, अदिश गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ। पी आई वेक्टर इज इक्वल टू एम वी आई वेक्टर के गुणनफल के रूप में। यहाँ सदिश अदिश का कोई हमने इसमें मैटर नहीं है। तो डी जे वेक्टर अपॉन डी टी, ये तो ऐसा कैसा हो गया, समेशन आई बराबर 1 to n, इसे हम डी आर आई अपॉन डी टी को हम वी आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर को मैं एम आई वी आई वेक्टर से लिख सकता हूँ, प्लस आर आई वेक्टर और डी पी आई वेक्टर अपॉन डी टी को मैं एफ वेक्टर से लिख सकता हूँ। तो यहाँ आपके पास क्रॉस लगेगा आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर। तो ये आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर आपके जो है टो वेक्टर बन जाता है। और यहाँ से एम आई वेक्टर को मैं बाहर ले तो वी आई वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर, ये आपके जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 हो जाता है। तो ये पद आपके 0 हो गया। ये यहाँ भी मैंने लिखा है एक तरफ, ये इस तरह से, तो ये होगा आपके टो वेक्टर। तो डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 to n इज इक्वल टू टो आई वेक्टर। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, संपूर्ण पिंड के लिए डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल टू टो वेक्टर के रूप में। तो ये आपके पास इस तरह से जो है इन दोनों के मध्य टो और जे वेक्टर के बीच रिलेशन आता है, यानी कि कोणीय संवेग और बलाघूर्ण एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित रहते हैं। तो बलाघूर्ण इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बलाघूर्ण टो वेक्टर के बराबर होती है। तो जैसे हम रेखीय गति में बात करें तो रेखीय गति में डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर। तो वही रिलेशन, तो टो की जगह एफ और पी की जगह क्या हो गया, कोणीय संवेग जे वेक्टर। बात करते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की। तो बलाघूर्ण टो वेक्टर इज इक्वल टू डी जे वेक्टर अपॉन डी टी ऐसा होता है। यदि टो वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो, यानी कि बाह्य जो बलाघूर्ण है उसका मान क्या होगा, 0, यानी कि उस पिंड पर जो बाह्य बल आघूर्ण है उसका मान कितना रख दिया हमने, 0, यानी कि बलाघूर्ण अनुपस्थित है। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू क्या होगी, 0, यानी कि इस स्थिति में जो जे वेक्टर है कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग जे वेक्टर वो क्या होगा, नियत होगा, तभी जो है टो वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि कोणीय संवेग नियत है तभी क्या हो, हम कह सकते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। यदि किसी कण तंत्र पर बलाघूर्ण का मान 0 है तो कोणीय संवेग नियत रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का क्या कहते हैं, हम नियम कहते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं कोणीय संवेग जे वेक्टर और रेखीय कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर में संबंध की। दृढ़ पिंड अपनी नियत अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर से घूर्णन गति करता है तथा इस अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जड़त्व आघूर्ण आई की। तो जड़त्व आघूर्ण आई हो तो जड़त्व आघूर्ण आई हो तो जे वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर, जे वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। जिस तरह से हम रेखीय गति में बात करते हैं कि पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी आई वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो गया मास और ये हो गया आपके रेखीय वेग। तो यहाँ मास द्रव्यमान के स्थान पर क्या आ गया, आपके जड़त्व आघूर्ण आई,
और v की जगह क्या आ गया आपके ओमेगा वेक्टर, और रेखीय संवेग की जगह आपके पास क्या आ गया कोणीय संवेग j वेक्टर। तो j वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। इस तरह से ये हमारे पास बनता है। तो जिस तरह से p वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर होता है, उसी तरीके से इसको ध्यान में रखना है कि j वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आई ओमेगा वेक्टर। जहाँ द्रव्यमान है वहाँ हम बात करेंगे कोणीय गति में किसकी, जड़त्व आघूर्ण की, और रेखीय वेग की जगह ओमेगा कोणीय वेग, और रेखीय संवेग की जगह कोणीय संवेग। ये j वेक्टर और ओमेगा वेक्टर के बीच संबंध होता है, j वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर के रूप में। अब हम आगे इसमें बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण या जड़त्वीय नियतांक। तो हमारे पास एक डायग्राम है। तो ये एक पिंड है, इसकी ये अक्षिश है, ए बी अक्ष है। यह पिंड इस ए बी अक्ष के सापेक्ष जो है ओमेगा वेक्टर कोणीय वेग से क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। इस पिंड में एक पार्टिकल P की बात करें, आयवीय पार्टिकल P की, तो इस के द्रव्यमान केंद्र 0 से इसकी जो ये जो मिलाने वाली रेखा है, इसका आयवीय पिंड को मिलाने वाली जो रेखा है मूल बिंदु से, इसका स्थिति सदिश आर आई वेक्टर है, और इसका जो रेखीय वेग है वो है वी आई वेक्टर के रूप में, और इसका जो द्रव्यमान है वो एम आई वेक्टर के रूप में है। तो हम बात करते हैं, तो इसका जो रेखीय वेग वी आई तथा स्थिति सदिश आर आई वेक्टर है, तो कोणीय संवेग कितना होगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी कि जे वेक्टर इज इक्वल टू आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर। आई वे पार्टिकल की बात करें तो आई के लिए, और पी इज इक्वल टू क्या होता है एम वी। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू आर आई वेक्टर क्रॉस एम आई वी आई। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। संपूर्ण कणतंत्र का कोणीय संवेग, जो संपूर्ण कणतंत्र है उसका कोणीय संवेग की बात करें तो समेशन लगा देंगे। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n जे आई वेक्टर, आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई वेक्टर क्रॉस एम आई वी आई वेक्टर, आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर। तो आर आई वेक्टर एम आई यहाँ बाहर ले लिया हमने, आर आई वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर यहाँ बन जाता है। तो वी आई वेक्टर इज इक्वल टू हम जानते हैं वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग। रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच जो रिलेशन है वो इस प्रकार से रहता है कि वी वेक्टर वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर, ये हमारे पास रिलेशन होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग के मध्य। तो इसका उपयोग यहाँ हम करेंगे। तो समीकरण 4 व 3 से, समीकरण 3 और 4 से, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर के रूप में हमने यहाँ वैल्यू यहाँ पुट की इसकी। अब जो एक सर्वसमीकरण होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो यहाँ ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए डॉट बी, इसके रूप में हम इस पूरे पद को जो है ओपन करते हैं। तो एम आई वेक्टर एम आई आर आई डॉट आर आई, ये ए हो गया,
ये हो गया आपके बी, ये हो गया सी। तो ए डॉट सी, तो आर आई डॉट आर आई ओमेगा वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर आर आई वेक्टर आर आई वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। इस तरह से हमने इसको ओपन किया। तो इस प्रकार हमें जो है एम आई आर आई का स्क्वायर ओमेगा वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर आर आई ओमेगा, इक्वेशन नंबर 5 हमें यहाँ मिलती है। अब हम सबसे फर्स्ट आर आई की वैल्यू रखते हैं। तो आर आई इज इक्वल टू हमारे पास आर आई वेक्टर की यदि हम बात करें तो एक्स आई आई केप होता है प्लस वाई आई जे केप होता है प्लस जेड आई के केप के रूप में हमारे पास रहता है। ये स्थिति सदिश हो गया, उस आई वे पार्टिकल का स्थिति सदिश क्या हो गया, एक्स आई आई केप प्लस वाई आई जे केप प्लस जेड आई के केप के रूप में। बात करें कोणीय वेग की तो ओमेगा एक्स आई केप ओमेगा वाई जे केप ओमेगा जेड के केप। और आर आई, यहाँ हमारे पास आर आई ओमेगा है तो इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, इनका जो है सदिश गुणन लेंगे। तो इनका जो अदिश गुणन है, अदिश गुणन लेंगे तो अदिश गुणन क्या हो जाएगा, एक्स आई ओमेगा एक्स वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड के रूप में। समीकरण जो 5 है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 5, यहाँ इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पुट कर रखने पर समीकरण 5 में जो है संबंधित मानों को रखते हैं। तो समेशन आई बराबर 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के माइनस, ये आर आई की वैल्यू रख दी हमने, ये ओमेगा आर आई ओमेगा की वैल्यू यहाँ हमने रख दी। तो एक्स घटक की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एक्स घटक के लिए। तो इसका एक्स घटक हम फाइंड आउट करते हैं। तो जे एक्स, एक्स घटक को हम किससे लिखेंगे, जे एक्स से। तो जे एक्स इज इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 to n, यहाँ देखिए एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, एक्स घटक ले लिया मैंने, माइनस यहाँ एक्स घटक की बात करेंगे तो एम आई एक्स आई, देखिए यहाँ एक्स आई से एक्स आई मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आई का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और ओमेगा एक्स है ही सही यहाँ पर, तो एम आई एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स। फिर इसके बाद ये एक्स आई जो है इस वाई आई ओमेगा वाई से भी मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स आई जो है जेड आई ओमेगा जेड से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स घटक के 3 पद यहाँ आएंगे हमारे पास। तो एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। इस तरह से ये पूरा एक्स घटक बनेगा। तो जो जे एक्स है, जे एक्स इज इक्वल टू आई बराबर 1 to n एम आई। अब देखिए यहाँ एम आई ओमेगा एक्स, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एम आई एक्स ओमेगा एक्स, तो एम आई और ओमेगा एक्स को कॉमन लेंगे तो आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर यहाँ हमारे पास बनता है। बाकी के दोनों पद एज इट इज़ हम यहाँ इस तरह से लिख देते हैं। तो जे एक्स इज इक्वल टू ये पद हो गया। यहाँ हम इन पदों को पॉजिटिव में रखें तो इस माइनस को अंदर ले जाएं समेशन में। तो समेशन 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस आई बराबर 1 to n माइनस का एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस आई बराबर 1 to n माइनस का एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड के रूप में पद होता है। तो जेड एक्स जे एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, यानी कि इस पूरे पद को यहाँ से यहाँ तक के पूरे पद को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आई एक्स एक्स से। एक्स घटक इसलिए आई एक्स एक्स। फिर यहाँ एक्स के साथ वाई का घटक है तो इसे आई एक्स वाई लिखेंगे और यहाँ एक्स के साथ जेड है तो इसे आई एक्स जेड लिखेंगे। तो आई एक्स जे वाई आई एक्स जेड ओमेगा जेड इस तरह से।
तो यहाँ हमें x घटक में जो है जो हमारे पास जड़त्व आघूर्ण है उसके 3 पद मिलेंगे, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई और आई एक्स जेड, आई एक्स वाई और आई एक्स जेड के रूप में। इसी तरह बात करें हम y घटक की, तो जे वाई इज इक्वल टू आई वाई एक्स ओमेगा एक्स, आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड मिलेगा सिमिलरली, ठीक है ना। इसी प्रकार सिमिलरली और जेड की बात करें तो जे जेड इज इक्वल टू आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड। अब ये जो हमें इक्वेशंस मिले हैं, इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8, इन तीनों का मैट्रिक्स बनाते हैं हम। तो तीनों के जो पद हैं जे एक्स जे वाई जे जेड और आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड, तो इनका हमने जो है पूरा एक मैट्रिक्स बना लिया तीनों इक्वेशन से, और इसे हमने जे इज इक्वल टू आई ओमेगा की फॉर्म में जमाया है। तो यहाँ जो ये 9 घटक हैं, 3 3 6 3 9, तो तीन जो 9 ये पद हैं, ये 9 पद क्या कहलाते हैं, 9 जड़त्वीय गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 9 जड़त्वीय गुणांक। और आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाते हैं, तथा शेष जो 6 पद बचेंगे, शेष जो 6 पद हैं वो क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय गुणनफल कहलाते हैं। यदि पिंड मुख्य अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है तो जड़त्वीय गुणनफल हमेशा 0 होते हैं। यदि जो पिंड है वो मुख्य अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो जो जड़त्वीय गुणनफल हैं 6, वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। और इस स्थिति में हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 है वो किस प्रकार बन जाएगी, जे एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई वाई वाई आई जे वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई ओमेगा वाई, जे जेड इज इक्वल टू आई जेड जेड ओमेगा जेड के रूप में। तो इस प्रकार हम जो है हमने 9 जड़त्वीय गुणांक को फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।